नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चारधाम यात्रा के शुरू होने से साथ ही आईटीबीपी भी बद्रीनाथ धाम और इसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने में योगदान दे रहा है। आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चलाया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ मंदिर के पास दुर्गम पहाड़ी पर रैपलिंग करते हुए यात्रियों के फेंके गए कूड़े को हटाया। आईटीबीपी का ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने भी आईटीबीपी के जवानों के इस स्वच्छता अभियान की प्रशंसा की है। इसके चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को धामों और चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। श्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आईटीबीपी के जवानों को बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। आईटीबीपी के जवानों ने अभियान चलाया। बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया है और पहाड़ियों जल स्रोतों को स्वच्छ करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 51 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया, जिसमें सीएम धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। जिन 51 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया उनमें उत्तरकाशी में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। इससे सरकार के विभिन्न योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का यह एक मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि इससे सोशल एवं कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी सीमांत जनपद होने के नाते सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुविधा होने के साथ ही एफएम ट्रांसमीटर की सुविधा होने से अब एक बड़े क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। 51 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया है और बता दें कि मन की बात का 100वां प्रसंस्करण होगा और ऐसे में इसी को लेकर 51 एफएम ट्रांसमीटरों का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया। इसमें सीएम धामी ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। पूर्व सीएम हरीश रावत की पुस्तक उत्तराखंडियत का शनिवार को विमोचन होगा, लेकिन विमोचन होने से पहले इस पुस्तक ने सियासी सरगर्मियों का पारा और चढ़ा दिया है। हरीश रावत और किशोर उपाध्याय के बीच जहां सोशल मीडिया पर सियासी वार चल रहा है, इसी बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरीश रावत को घेरा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरीश रावत की पुस्तक कांग्रेस को ही धराशायी कर सकती है, क्योंकि आज तक हरीश रावत ने जो बोला और लिखा उसका विरोध कांग्रेस के भीतर ही होता आया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन सभी आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा हाल भाजपा में हो गया है। वहीं गरिमा मेहरा दसोनी ने बताया कि हरीश रावत ने अपनी किताब में 50 से 55 साल के अनुभवों का संकल्प किया है। देखिए, कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे इसमें किसी को ऐतराज नहीं। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए। क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा जो लिखा उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है। तो एक बार सोच लें, समझ लें, उसको जारी करें। कितनी शर्म की बात है कि कभी निशंक जी हर साल अपनी किसी किताब का विमोचन कर रहे होते हैं, किसी मूवी का विमोचन कर रहे होते हैं। कांग्रेसियों ने कभी भी छीटाकशी नहीं करी। आपकी किताब आप विमोचन करा रहे हो, इसमें हमारा क्या मतलब। वैसे ही रावत जी की तपस्या है 50 साल 55 साल कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में साझा किए हैं। कहां से? तो जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इसके लिए शहर को 5 जोन में बांटा गया। वहीं नगर निगम पुलिस प्रशासन को अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन की 5 टीमों ने अपने अपने जोन में कुल 46 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई।
जिसके तहत नगर निगम देहरादून ने कुल 57 चालान करते हुए धनराशि रुपए 2,19,000 का जुर्माना वसूला गया। पुलिस टीम ने 63 चालान करते हुए लगभग धनराशि 31,500 और परिवहन विभाग से 123 चालान करते हुए लगभग 1,80,000 का जुर्माना वसूला गया। साथ ही टीम ने चेतावनी दी गई कि अपना अतिक्रमण खुद ही हटा दिया जाए, अन्यथा भारी जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही सामान भी जब्त किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई जगहों पर लोगों के चालान भी काटे गए हैं। जैसे हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं, आया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग अब काफी सीरियस है हम एनक्रोचमेंट के लिए और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होने देंगे। देहरादून नगर निगम उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिन्होंने कूड़ा उठान का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूल लिया गया, लेकिन जेएमएस ग्रैंड, दून दरबार समेत अभी भी बड़े बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने अगस्त को लेकर अभी तक कूड़ा उठान का चार्ज जमा नहीं किया है, जिनको नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब न देने पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही अगर यह शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, अभी पिछले गत माह जो हम लोगों ने ये कार्रवाई शुरू करी थी प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटीज पे, बड़े होटल्स पे और रेस्टोरेंट्स में जो बल्क वेस्ट जनरेटरी कैटेगरी में आते हैं, उसके क्रम में जो है अभी हम लोगों ने जो है लगभग 76 हाउसिंग सोसाइटीज और लगभग इतने ही करीब जो है हम लोगों ने बड़े होटल और रेस्टोरेंट्स को चिन्हित कर जो है उनको कार्रवाई करने के लिए किया था, जिसपे 10,000 रुपए का उनपे जो है शास्ति भी आरोपित की थी। अभी तक किसी के द्वारा प्राप्त नहीं की गई है वो शास्ति, और अभी हम लोग के दोबारा से जाने लगे हैं हमारे इंस्पेक्टर्स, और उनके माध्यम से यदि उनके द्वारा सेग्रीगेशन और डोर टू डोर में सहयोग नहीं प्राप्त होगा तो उनपे जो है प्रतिदिन के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना शास्ति आरोपित की जाएगी, जब से हम लोगों ने पिछला जो है चालान काटा था उनका। इसके अतिरिक्त कल ही हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मंत्री चंदन रामदास के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के अनुभव कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत संगठन के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उनका चला जाना पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है। जो उन्हें विभाग दिए गए थे उनको उन्होंने बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसके चलते पिछले 22 सालों में घाटे में चल रहा परिवहन विभाग घाटे से उभरा। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यकुशलता और सौम्य सरल व्यक्तित्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। तो चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति राजनीतिक जगत के लिए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और आपको बता दें कि मंत्री के अनुभवों को वहां साझा किया गया, उन्हें याद किया गया और कहा गया कि जो योगदान उन्होंने इस पार्टी के लिए की है, जनता के लिए की है, वो हमेशा सभी के दिलों में याद रहेगी। और इसके साथ ही इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया गया, जहाँ पर जो भी विभाग उन्हें दिए गए थे उसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी और जनता के लिए उन्होंने खूब काम किया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जिसे लेकर बीजेपी 30 अप्रैल को पूरे देश में तैयार कर रही है, वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी के अनुसार सबसे बड़े जिले नैनीताल में इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नैनीताल जिले के 1006 बूथों में करीब 500 स्थानों पर पीएम मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को लेकर हजारों की संख्या में लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी के नैनीताल जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया कि मन की बात के 100वें कार्यक्रम के उपलक्ष्य में पूरे नैनीताल जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और इसको सफल बनाने के लिए जिले का हर कार्यकर्ता अपनी अपनी तैयारियों में जुटा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में एक उत्साह का वातावरण है और उसमें हमारे राज्य के अंदर भी बहुत ही कार्यकर्ताओं में और यहाँ के जनता में, समाज के अंदर एक अलग तरह का एक उत्साह है। और जो 100वां एपिसोड जो इस समय होने जा रहा है, क्योंकि ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात भी रही कि पूरे देश के अंदर जो है कि उत्तराखंड राज्य तीसरे स्थान पर आया है। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सुना है और इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ लगभग 500 संस्थाओं ने इस कार्यक्रम के से जुड़ने के कारण वो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी एक पहचान बनी, जिसमें 250 लोगों को कि विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए उनको पुरस्कृत किया गया। ऐसे लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मैं समझता हूँ समाज के अंदर जो है कि कई प्रतिभाएं ऐसी हैं, उन प्रतिभाओं को देखने का और राज्य के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर, हर प्रदेश जनपद के अंदर वहाँ की संस्कृति, वहाँ की खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कार्य जो भी कार्य वहाँ होते हैं स्थानीय लोगों पर, स्थानीय स्तर पर, वो जनता तक और वो देश के कई स्थानों तक लोगों के बीच में उसकी एक पहचान बनती है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम है, इसका जो 100वां एपिसोड होना है, इसके लिए निश्चित तौर पर पूरे नैनीताल जिले में व्यापक उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लगभग 500 स्थानों पर यह कार्यक्रम 100वां कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और विभिन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता उसमें कार्यक्रम में रहेंगे। और इसके द्वारा लगभग यहाँ हमारे सभी जगह और नैनीताल जिले में हमारे राष्ट्रीय सचिव महेंद्र पांडे जी और सूचना है कि और भी प्रदेश के बड़े लोग यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा हमारे जितने जो ग्रामीण स्तर में दूर संदूर अंचलों पे हैं, वहाँ पर भी हमारे मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, इसके कार्यक्रम आयोजित होंगे और कार्यकर्ताओं में इसके प्रति बहुत उत्साह है। 1 मई से प्रदेश भर में समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ओर से की जाने वाली हड़ताल को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं की प्रतिनिधिमंडल ने संपूर्ण राज्य में खाद्यान्न वितरण कार्य का बहिष्कार किए जाने की जानकारी भी दी। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वाधान में फेडरेशन की काशीपुर इकाई के अध्यक्ष विनोद कुमार सारस्वत और महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष सार्थक अग्रवाल के नेतृत्व में फेडरेशन के स्थानीय इकाई के पदाधिकारी उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के कार्यालय में पहुंचे और आगामी 1 मई से प्रदेश संगठन के आह्वान पर होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल के बारे में जानकारी दी और एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि ज्ञापन के माध्यम से उप जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। वर्तमान में राशन विक्रेता भुखमरी की कगार पर आ चुका है। इसमें हमारा कोरोना काल का 7 माह का लाभांश और जनवरी से जो फ्री राशन बच रहा है उसका कमीशन, जिसकी कोई रूपरेखा सरकार द्वारा नहीं बनाई गई। आज जो है राशन विक्रेता जो भुखमरी कगार पर आ चुका है। इसलिए पूरे प्रदेश में 1 मई से खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाएगा। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि टेबल टॉक की बात करी उन्होंने कि जो भी मुद्दे होते हैं वो वार्ता के जरिए ही सही होते हैं। इससे पहले भी हमारे प्रदेश संगठन की वार्ता जो कि श्री रेखा आर्य खाद्य मंत्री द्वारा हुई थी और जल्दी ही इस समस्या का भी समाधान निकलने की उम्मीद है।
भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्तराखंड सलाहकार समिति के सदस्य की घोषणा कर दी है। किच्छा निवासी युवा बीजेपी नेता लवी सहगल को उत्तराखंड सलाहकार समिति का सदस्य बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। घोषणा के बाद नगर के तमाम स्थानों पर समिति के नव मनोनीत सदस्य लवी सहगल का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। किच्छा में राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने समिति सदस्य लवी सहगल का जोरदार स्वागत करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार जताया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि किच्छा निवासी बीजेपी नेता लवी सहगल को सलाहकार समिति सदस्य बनाए जाने से खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होगा। आज हमारे नगर के लवी सहगल जी एफसीआई सलाहकार समिति के प्रदेश के सदस्य बनाए गए हैं। इसमें हम नगर वासियों को बड़ी खुशी हुई है और खासकर राइस मिल एसोसिएशन के लोगों को जो सदस्य उनको बड़ी खुशी हुई है। आज इनका स्वागत समारोह हम लोग बांके बिहारी राइस मिल में रखे थे हम लोग और इस नाते सब लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और ये भी खुशी जताई कि हमारे समय समय पर जो हमारी एफसीआई में प्रताड़नाएं होती है ये हमारी प्रताड़ना को दूर करेंगे। खबर नैनीताल से, जहां मुख्य न्यायाधीश ने 3 नए जजों को शपथ दिलाई है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित, विवेक भारती को शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश सहित 5 जजों की संख्या में कार्यरत थे। अब 3 जजों की संख्या बढ़ने के साथ नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की संख्या 8 हो गई है। तो हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 8 कर दी गई है। जहां हाईकोर्ट में शपथ कार्यक्रम किया जा रहा है और 3 जजों ने शपथ ली है। तो हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब बढ़कर 8 हो गई है। पौड़ी में मौसम विभाग का बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अनुमान फिर सही साबित हुआ। वहीं जनपद के टीला गांव में गुरुवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 6 मवेशियों की मौत हो गई है। मवेशी मालिक भगतराम पत ने बताया कि वे अपनी बकरियों को लेकर चराने के लिए गांव के ही जंगल में गए थे। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उनकी 6 बकरियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना पट्टी पटवारी को दे दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि आपदा के तहत उन्हें मवेशियों के मरने का उचित मुआवजा उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। आकाशीय बिजली गिरने से मवेशियों की मौत हुई है और मवेशी मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जल्द मुआवजा देने की भी मांग की गई। बता दें, पौड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से कई मवेशियों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है। केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बता दें कि पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही एकजुटता के मूल मंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अत्यंत गंभीर है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक तैयारियां भी की जा रही है। और कांग्रेस स्थानीय
निकाय के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेतागण और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है, बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी, वज्रपात ने बरपाया जानवरों पर कहर। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की वज्रपात के कारण एक साथ 14 जानवरों की मौत। बागेश्वर जिले के ग्राम पंचायत लेटी की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बागेश्वर जिले के ग्राम पंचायत की घटना, वज्रपात के कारण 14 जानवरों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। वज्रपात ने बरपाया जानवरों पर कहर और वज्रपात से करीब 14 जानवरों की मौत हुई है। तो बागेश्वर में वज्रपात से करीब 14 जानवरों की मौत हुई है। देहरादून के यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंटी ने बताया कि देहरादून शहर में अब ऐप के जरिए पार्किंग तलाशने और वाहन को सुरक्षित पार्क करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सिटी में स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि इस ऐप के माध्यम से वाहन चालक सिटी में अपना वाहन पार्क करने के लिए पार्किंग तलाश सकते हैं। इससे पहले देहरादून में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था और प्राइवेट लैंड को पार्किंग बनाने जैसे कई प्रयास फेल हो चुके हैं। यातायात अधीक्षक ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने पार्क प्लस के साथ मिलकर देहरादून में उत्तराखंड का पहला ऐप आधारित स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का दावा किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस ऐप से प्राइवेट लैंड में चलाई जाने वाले पार्किंग को भी जोड़ा जा रहा है। पार्किंग चलाने वाले एयरबेड एंड ब्रेकफास्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पार्किंग को अपलोड कर सकते हैं। ऐप से पूरे शहर की उपलब्ध पार्किंग ढूंढी जा सकती है और उस पार्किंग स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यातायात अधीक्षक ने बताया है कि इस ऐप में चालान को अपडेट करने की सुविधा भी है। बहुत ज्यादा है, पार्किंग ढूंढने में भी समस्या है और बहुत बार देखा जाता है कि पार्किंग एक स्पेसिफिक पार्किंग के लिए गाड़ी जाती है और किसी स्पेसिफिक पार्किंग के लिए गाड़ी जाती है, वो पार्किंग हमेशा या कभी कभी फुल भी हो सकती है। तो इसी के सॉल्यूशन के तौर पे पार्क प्लस एक पार्किंग सॉल्यूशन है जो डेडिकेटेड पार्किंग में एक्सपर्ट है, उनको हमारे द्वारा इनवाइट किया गया। उन्होंने इसका देहरादून में स्टडी करके हमने इस ऐप को लॉन्च किया है। आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप पार्क प्लस ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 400 से ज्यादा पार्किंग हमने अभी तक इंटीग्रेट की है और आने वाले 1 मंथ में हम लोग लगभग 2000 पार्किंग इसमें इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, हमारा मैसेज पढ़ने का आप रायपुर पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नशे के 1360 कैप्सूल बरामद किए हैं। आरोपी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नशे की कैप्सूल की सप्लाई करता था। बताते हैं कि पुलिस ने नशे की तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को भी सीज कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने नशे की कैप्सूल और गोलियां मुजफ्फरनगर निवासी व्यक्ति से खरीदे हैं। राहुल जैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशे की गोलियां और कैप्सूल की सप्लाई करता है। ये रायपुर में अवैध नशे को लेकर के लगातार हम लोग कार्रवाई जो है पूरे जनपद में चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी रायपुर थाना क्षेत्र से की गई है। इसमें 3 अप्रैल को पूर्व में जो 2 अभियुक्त पकड़े गए थे जिनके पास में नशे के कैप्सूल और गोलियां बरामद की गई थी, उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा जो है उनको ये सप्लाई की जाती है। तो उसी संबंध में जो है रायपुर पुलिस ने काम करते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हुए कल उसको गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 1360 नशे की गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं और एक्यूज को जो है जेल में
ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती मंगलोर स्थित दवाई फैक्ट्री में निरीक्षण करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में कई महत्वपूर्ण दवाइयां खुली पड़ी हुई है और दूसरी कंपनी की दवाइयों को अपनी कंपनी का लेबल देकर तैयार किया जा रहा है, जिससे ड्रग के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके चलते ड्रग्स विभाग के निरीक्षण के दौरान दवाई का प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया और कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दवाई फैक्ट्री में इस दौरान की लापरवाही पाए जाने के बाद दवाइयों की कंपनी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी भगवानपुर की एक दवाई फैक्ट्री में दवाइयों को डेट बदलकर बाजार में बेची जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग को ऐसी सभी दवाइयों की फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहिए था, जिसमें रैपर बदलकर दवाइयों को बाजार में उतारा जा रहा है। मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं, जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉक प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।